पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को खरीदने के लिए एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, लार्जेस्ट लिवरेज्ड बायआउट का। और ये रिस्की हो सकता है दोनों के लिए। महीनों की नेगोशिएशंस के बाद नेटफ्लिक्स डील से पीछे हट गई। एक स्टेटमेंट दिया, दिस वाज ऑलवेज अ नाइस टू हैव, नॉट अ मस्ट हैव। और ठीक तभी उसके शेयर्स एक दिन में 15% उछले। मतलब कि मार्केट ने इस हार को एक्चुअली जीत माना। तो सवाल ये है कि अगर नेटफ्लिक्स के लिए ये डील इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो फिर ये रेस इतनी इंटेंस क्यों थी? इस पूरी डील का मैथ्स क्या है और क्या पैरामाउंट का रास्ता सच में क्लियर है? ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा रिकैप। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी बिग क्यों रहा है? वार्नर ब्रोस डिस्कवरी बैटमैन, सुपरमैन से लेकर हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स तक के राइट्स ओन करती है। पर ये लेगेसी प्रोडक्शन कंपनी एक बड़े फाइनेंशियल मेस में थी। 2022 में जब डिस्कवरी ने वार्नर मीडिया को खरीदा तो साथ में आया एक मैसिव डेट। कंपनी पर $40 बिलियन से ज्यादा का कर्ज था, रेवेन्यूज प्रेशर में थे और केबल टीवी की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी। स्ट्रीमिंग वॉर्स में पैसा खर्च हो रहा था। तो सीईओ डेविड ज़ास्लाव के पास दो ऑप्शंस थे, या तो कंपनी को तोड़ के बेचो या फिर किसी बड़े प्लेयर को पूरी कंपनी बेच दो। पहला प्लान था कंपनी दो हिस्सों में स्प्लिट की जाए, एक तरफ वार्नर ब्रोस और HBO प्रीमियम कंटेंट, दूसरी तरफ डिस्कवरी के केबल चैनल्स CNN, TNT, TBS, फूड नेटवर्क, HGTV। नेटफ्लिक्स को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। नेटफ्लिक्स को वार्नर ब्रोस क्यों चाहिए था? नेटफ्लिक्स के पास सब्सक्राइबर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा से चाहिए वो है प्रीमियम कंटेंट लाइब्रेरी। नेटफ्लिक्स ने वार्नर के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस के लिए $83 बिलियन का ऑफर दिया। ये नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन होता। HBO मतलब सक्सेशन, गेम ऑफ थ्रोन्स, द वायर, सोप्रानोस जैसे हिट शोज जिन्हें देखने के लिए व्यूअर्स नेटफ्लिक्स से बाहर जाते हैं। वार्नर ब्रोस स्टूडियोज के पास है DC सिनेमैटिक यूनिवर्स, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और कई डेकेड्स की फिल्म लाइब्रेरी। ये टाइटल्स नेटफ्लिक्स को एक ही रात में डिस्कवरी प्लस और एप्पल TV प्लस जैसे बड़े OTT प्लेयर्स से आगे पहुंचा देते। फिर पैरामाउंट कहां से आया? पैरामाउंट स्काईडांस के CEO डेविड एलिसन ने डिसाइड किया कि वो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को एज अ होल खरीदेंगे, पूरी कंपनी। डेविड के पिता लैरी एलिसन ओरेकल के को-फाउंडर हैं और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। नवंबर में बिडिंग शुरू हुई। कॉमकास्ट इनिशियल स्टेजेस में ही पीछे हट गया। दिसंबर में वार्नर के बोर्ड ने नेटफ्लिक्स के ऑफर के लिए हामी भर दी। पैरामाउंट ने सीधा वार्नर के शेयर होल्डर से बात करके हॉस्टाइल टेकओवर बिड लॉन्च किया। महीने बीत गए, बात कोर्ट्स तक गई। अब 26 फरवरी 2026 को वार्नर के बोर्ड ने पैरामाउंट के ऑफर को नेटफ्लिक्स से सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया। नेटफ्लिक्स के पास 4 दिन का वक्त था नया ऑफर पेश करने के लिए, लेकिन उन्होंने बिना वेट किए डील खत्म कर दी। अब असली सवाल, पैरामाउंट वार्नर ब्रोस को खरीदेगा कैसे? पैरामाउंट, जिसका अपना मार्केट कैप सिर्फ $15 बिलियन है, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को $31 पर शेयर या फिर $110 बिलियन के एंटरप्राइज वैल्यू पे खरीदेगा। इसमें $54 बिलियन की डेट फाइनेंसिंग और $47 बिलियन की इक्विटी फाइनेंसिंग होगी। इक्विटी फाइनेंसिंग में से $45.7 बिलियन डेविड एलिसन के बिलियनियर पिता और ओरेकल को-फाउंडर लैरी एलिसन से आएगा। ये डील आज तक का सबसे बड़ा लिवरेज्ड बायआउट बन गया है। लिवरेज्ड बायआउट का मतलब होता है आप किसी कंपनी को खरीदने के लिए उसी कंपनी के एसेट्स को कोलैटरल की तरह यूज करते हो, अपना पैसा कम लगाते हो, बाकी सब लोन पे। सिंपल भाषा में पैरामाउंट ने एक ऐसी बिल्डिंग खरीदी जिसके लिए उसने अपने घर से 7 गुना ज्यादा लोन लिया और लोन की EMI वो बिल्डिंग की रेंटल इनकम से भरेगा। अगर बिल्डिंग खाली रही तो EMI पैरामाउंट को अपनी तंग जेब से भरनी पड़ेगी। पैरामाउंट की बैलेंस शीट की हकीकत। डील से पहले ही पैरामाउंट के पास ईयर एंड 2025 में $13.7 बिलियन का ग्रॉस डेट था और सिर्फ $3.3 बिलियन कैश। सोचिए, $13.7 बिलियन डेट, $3.3 बिलियन कैश। कंपनी पहले से फाइनेंशियली स्ट्रेस थी, अब ऊपर से $50 बिलियन से ज्यादा नया डेट लोड। मतलब कि पूरा पैसा जो कंपनी कमाएगी उसका बड़ा हिस्सा डेट चुकाने में जाएगा। ऑपरेशंस में, कंटेंट में, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स कम बचेगा। तो पैसा कहां से आएगा? पैरामाउंट का प्लान सिंपल है, खर्च कम करो। कंपनी का कहना है कि वो 2027 तक $3 बिलियन बचाएगी। एनालिस्ट थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका कहना है कि $5 बिलियन से ज्यादा की सेविंग्स हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। तो प्लान क्या है?
डुप्लीकेट चैनल्स मर्ज होंगे, जैसे CNN और डिस्कवरी के न्यूज ऑपरेशंस, TNT और पैरामाउंट नेटवर्क, फूड नेटवर्क और ट्रैवल चैनल। दोनों डिस्कवरी के हैं, दोनों केबल पे हैं, दोनों मुसीबत में हैं। एक जैसा काम करने वाले डिपार्टमेंट्स मर्ज हो जाएंगे, मार्केटिंग टीम्स, टेक्नोलॉजी टीम्स, डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स सब कंसोलिडेट होंगे और सबसे बुरा, जॉब्स जाएंगी। और $87 बिलियन के पोस्ट एक्विजिशन डेट के साथ ये प्लान के मुताबिक चलना जरूरी ही नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी है। अब हॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला, कंसोलिडेशन इनएविटेबल है। पैरामाउंट और WBD के बीच फिल्म स्टूडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन नेटवर्क में बड़ी ओवरलैप है। HBO Max और पैरामाउंट प्लस दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, दोनों सब्सक्राइबर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं, दोनों कंटेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्या दोनों एक नहीं हो सकती? हो सकती है, और ये तब होगा जब कंबाइंड एंटिटी को रियलाइज होगा कि दो अलग प्लेटफॉर्म्स चलाना ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, केबल टीवी पे एक बड़ा और रिस्की बेट। नेटफ्लिक्स का प्लान था वार्नर के केबल चैनल्स को स्पिन ऑफ करो, CNN, TNT, TBS जैसे चैनल्स को अलग कंपनी बना दो। पैरामाउंट ने ये नहीं किया, उसने पूरी कंपनी रखी केबल चैनल्स समेत। ये एक बड़ा गैम्बल है। अगर केबल टीवी का डिक्लाइन और तेज हुआ तो ये चैनल्स रेवेन्यू जनरेट करने की जगह ड्रेन करने लगेंगे। तीसरा, ये मीडिया डार्विनिज्म का एक और एग्जाम्पल है, जहां एप्पल और अमेज़न के इन्फिनिट वॉलेट्स के सामने सर्वाइव करने के लिए कंसोलिडेशन जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ द बिगेस्ट बैलेंस शीट। इसीलिए MGM अमेज़न में गई, इसीलिए डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को अक्वायर किया और इसीलिए अब वार्नर और पैरामाउंट एक हो रहे हैं। ये ट्रेंड रिवर्सिबल नहीं है। सो क्या नेटफ्लिक्स एक्चुअली हारा? नेटफ्लिक्स को डील ना होने की वजह से फ्री में $2.8 बिलियन टर्मिनेशन फी मिलेगी और उसके शेयर्स एक ही दिन में डबल डिजिट्स में उछल गए। वॉल स्ट्रीट का मैसेज क्लियर था, नेटफ्लिक्स ने सही किया हाथ खींच के, क्योंकि नेटफ्लिक्स का कंटेंट पाइपलाइन स्ट्रांग है, उनके पास ऑलरेडी 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनका एंगेजमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, लाइव कंटेंट और स्पोर्ट्स के लिए वो ऑलरेडी NFL और WWE डील्स कर चुका है। वार्नर की कंटेंट लाइब्रेरी के लिए $87 बिलियन का डेट बैकफायर कर सकता है। नेटफ्लिक्स ने समझ लिया कि कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव होता है कि खेलना ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पैरामाउंट की डील फाइनल है? थोड़ा और रास्ता अभी बाकी है। 20 मार्च को वार्नर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। अगर उन्होंने ना कहा, पूरी डील खत्म और WBD वापस स्क्वायर वन पे। रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी अभी बाकी हैं। इन दो हॉलीवुड पावर हाउस का मर्जर कंपटीशन रेगुलेटर्स काफी ध्यान से स्टडी करेंगे और अगर रेगुलेटर्स ने डील रोक दी तो पैरामाउंट WBD को $7 बिलियन देगा। और एक और एंगल, डेविड एलिसन के पिता लैरी एलिसन ट्रम्प के फाइनेंशियल बैकर्स में से हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इसीलिए रेगुलेटरी अप्रूवल पैरामाउंट के लिए नेटफ्लिक्स से ज्यादा आसान हो सकती थी, लेकिन ये अभी भी अनसर्टेन है और अगर डील क्लोज नहीं हुई तो वार्नर फिर से स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी में चली जाएगी। नेटफ्लिक्स गॉन, पैरामाउंट गॉन और $40 बिलियन डेट वाली कंपनी अकेली। सो बॉटम लाइन ये है कि ये सिर्फ हॉलीवुड का ड्रामा नहीं है, ये $87 बिलियन का फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसी कंपनी का बेट जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। क्या वो दुनिया की सबसे आइकॉनिक मीडिया प्रॉपर्टीज को खरीद के, कॉस्ट कट करके और केबल टीवी डिक्लाइन सर्वाइव करके एक प्रॉफिटेबल जायंट बन सकती है या फिर नहीं? 2027 तक पता चलेगा पैरामाउंट का ये बेट कामयाब होता है या नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.